बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वो सुरों की भाषा थी, भारतीय संगीत की आशा थी। आशा भोसले, जिन्हें कोई आशा जी कहता तो कोई प्यार से आशा ताई। इनकी आवाज में रोशन गीतों की तादाद बताती है सुरों के इस मल्लिका से चाहने वालों की मोहब्बत कितनी है। 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आशा ताई के नाम है। ये मुकाम किसी की भी जिंदगी का ख्वाब हो सकता है। जिनकी आवाज लाखों दिलों को सुकून देती थी, वो आशा ताई आज सुरों की महफिल सूनी करके चली गई। आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। आज दोपहर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा ताई ने अंतिम सांस ली। आशा भोसले को कल ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक आशा भोसले को कई मेडिकल समस्याएं थी। उनका निधन मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुआ है। कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क मुंबई में आशा भोसले का अंतिम संस्कार होगा। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने बताया कि जो लोग उनका अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो कल सुबह 11 बजे उनके घर आ सकते हैं, उनके अंतिम दर्शन पा सकते हैं। आशा भोसले के निधन से पूरा हिंदुस्तान इस वक्त दुखी है। फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर आशा ताई को श्रद्धांजलि दी। आशा जी भले इस दुनिया से आज चली गई, लेकिन उनके गाए हुए गाने हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आशा भोसले ने अपने करियर में 14 से ज्यादा भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। उनके गाने इन आंखों की मस्ती, दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा और चुरा लिया है तुमने आज भी सदाबहार हैं। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं समीर भसे, ब्रीच कैंडी अस्पताल में इस वक्त हैं। साकेत राय आशा ताई के घर से इस वक्त हैं। सबसे पहले जरा ये बताइए समीर, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? कौन कौन अस्पताल में मौजूद है? कितनी देर बाद उन्हें घर लेकर जाया जाएगा? बिल्कुल प्रिया, जो जानकारी मिल रही है इस वक्त ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनके घर के जो लोग हैं, भोसले कुटुंब और मंगेशकर कुटुंब जो है वो इस वक्त उपस्थित हैं। कोई बड़ी हस्ती अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, फिल्म जगत से या किसी राजनीतिक जगत से हम कहें तो। आशीष शेलार निश्चित रूप से सुबह आए थे, जो मंत्री हैं सांस्कृतिक मंत्री, वो आए थे जिस वक्त आशा ताई के निधन की घोषणा की गई थी, उस वक्त जानकारी दी गई थी। वो आए थे, लेकिन अभी फिलहाल उनके घर के जो बिल्कुल क्लोज सर्कल के लोग हैं वो मौजूद हैं। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है कि शायद उन्हें आज ही तकरीबन 4 के आसपास उनके पार्थिव शरीर को उनके परेल स्थित जो घर है वहाँ ले जाया जाएगा, जहाँ उनके घर के लोग उपस्थित होंगे, जहाँ उनके अंतिम संस्कार की तैयारी और दर्शन के लिए लोगों के लिए रखा जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से जो पहली जानकारी सामने आई थी उसके मुताबिक उनके घर पर यानी परेल स्थित जो घर है वहाँ पर कल 11 के आसपास लोगों के लिए, जो आम लोग हैं उनके दर्शन कर सकते हैं, उसके लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। इसके बाद शिवाजी पार्क, जो दादर में शिवाजी पार्क है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा। ये जानकारी उनके पुत्र जो हैं उन्होंने दी थी। उसके मुताबिक जो है अंतिम संस्कार की तैयारी जो है शासकीय तरीके से की जाएगी, यानी राजकीय सम्मान के साथ उन पर अंतिम संस्कार होंगे। ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। प्रिया, बिल्कुल। समीर, एक बार पूरी टाइमलाइन बताइए कि कब आशा ताई को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, कितने बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली और अब आगे कब उनकी क्या जो अंतिम यात्रा है वो भी निकाली जाएगी, जो उनके चाहने वाले हैं? क्योंकि हर व्यक्ति इस वक्त यही चाहता है कि एक झलक, एक आखिरी बार अपनी सबसे फेवरेट सिंगर को देख ले। बिल्कुल प्रिया, कल उन्हें दाखिल कराया गया था ब्रीच कैंडी अस्पताल में। उन्हें चेस्ट में पेन और थकावट की चलते एडमिट किया गया था। ये जानकारी शुरू में उनकी जो पोती है जनाई, उसने सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा दी थी। उसके बाद आज तकरीबन 10:30 बजे आकर खुद उनके पुत्र आनंद भोसले और साथ ही जो ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर हैं और उस वक्त आशीष शेलार भी मौजूद थे, जो सांस्कृतिक मंत्री हैं, आनंद भोसले ने उस वक्त जानकारी दी कि आशा ताई का दुखद निधन हो चुका है और उस पर जो अंतिम संस्कार जो है शिवाजी पार्क में किए जाएंगे। उनका जो पार्थिव शरीर है उसके दर्शन के लिए उनके परेल स्थित जो निवास है वहाँ पर सुबह 11 बजे से यानी कल तकरीबन 3 बजे तक वहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहाँ आम व्यक्ति जाकर उन्हें अंतिम दर्शन कर सकता है, अभिवादन कर सकता है। जी समीर।
बने रहिएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आशा भोसले के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने आशा भोसले के साथ अपनी कई तस्वीरें शेयर की। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे। उनकी आवाज ने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ है। दशकों तक चली उनकी अनूठी संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है और दुनिया भर के अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, मैं उनके साथ अपनी बातचीत की यादों को हमेशा हमेशा के लिए संजो कर रखूंगा। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। आशा ताई अब हमारे बीच नहीं रही। साकेत हमारे साथ इस वक्त आशा ताई के घर के बाहर से ही जुड़े हुए हैं। साकेत, वहां पर किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि समीर बता रहे हैं कि शाम को करीब 4 बजे का वो वक्त होगा जब आशा ताई के पार्थिव शरीर को उनके घर लेकर आया जाएगा। बिल्कुल प्रिया, देखिए ये जानकारी बिल्कुल सही है। शाम 4 से 5 बजे के बीच जो परिवार के लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। चूँकि बहुत सारे शुभचिंतक ऐसे हैं जिन्हें जैसे ही जानकारी मिली वो सीधा उनके घर पर पहुँचना शुरू हो गया। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी ऐसे हैं जो इस वक्त परेल स्थित इसी काशा ग्रैंड जो घर है उनका, उसके अंदर मौजूद हैं। अब तक जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक शाम 4 से 5 बजे के बीच आशा ताई का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा। उसके बाद यहाँ पर जो क्राउड मैनेजमेंट है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियां करके पहले से ही रखी गई है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कल शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम दर्शन के बाद आशा ताई को अंतिम विदाई दी जाएगी और इस दरमियान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए कई मंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे। अब चूँकि इस पूरी घटना को लेकर जो भी जानकारी है वो लगातार परिवार की तरफ से भी दी जा रही है, तो ऐसे में आशा ताई का पार्थिव शरीर जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, अब चूँकि कल जो आनंद भोसले हैं उन्होंने कल 11 बजे का समय दिया है, लेकिन समय में भी अंतिम दर्शन के कुछ बदलाव होने की संभावना है। इसका कारण ये है कि जो लोग हैं, जब से ये खबर उन्हें मिली है, खासतौर पे उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो अब घरों के बाहर, बाकी ज़्यादातर तो अभी अस्पताल के बाहर हैं क्योंकि वो अस्पताल में हैं, लेकिन जैसे ही उनका परिवार उन्हें लेकर अंतिम दर्शन के लिए निकलेगा, इस दौरान यहाँ भी लोग पहुँचेंगे और जो शिवाजी पार्क है जहाँ पर उनका अंतिम जो है उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक की वो उसकी दूरी है। तो ऐसे में एक अंतिम यात्रा भी निकलेगी और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुखपूर्ण की ये पूरी जो घटना हुई है उसके बाद जो लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो बड़े महाराष्ट्र के जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आशा ताई का जो एक पूरा बैकग्राउंड था वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल सिंगर थी और कई भाषाओं में उनके गाने, भोजपुरी से लेकर हिंदी से लेकर मराठी गाने, और यही कारण है कि जो एक इंडस्ट्री है वो इस वक्त शोकाकुल है। और बिल्कुल साकेत, समझा जा सकता है इस वक्त पूरी इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए ये जो समय है वो गमगीन है। इस वक्त पूरा देश गम में डूबा हुआ है क्योंकि सबकी चाहने वाली आशा ताई अब हमारे बीच नहीं रही। आशा भोसले की सुरीली आवाज़ हमेशा लोगों को उनकी शख्सियत की याद दिलाती रहेगी। आशा भोसले का म्यूजिक करियर किसी सुनहरे सफर से कम नहीं है। आशा भोसले को 7 बार फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड मिला। 1996 में रंगीला फिल्म के फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। 1997 में पहली भारतीय गायिका बनी जो ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित की गई। साल 2000 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। 2001 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। साल 2008 में पद्म विभूषण से भी आशा ताई सम्मानित हुई। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से उनका नाम दर्ज हुआ। 2021 में आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये तमाम अचीवमेंट आशा ताई ने कमाए थे। जसकीर्तन नरूला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त जो माहौल है वो सबके लिए गमगीन है। किस तरह से आज आप आशा ताई को याद करेंगी? मेरे जन्म से लेकर और अब तक का जो मेरा सफर रहा है वो मैं हमेशा उनसे इतना कुछ मैंने सीखा। ये कह लीजिए कि अपने माँ के गर्भ में जब मैं थी तो मेरी माँ की वो फेवरेट सिंगर थी और मैं उस वक्त उनको सुनती रही। तो जब मैं
पैदा हुई और जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे उनके गाने इतने पसंद थे कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुमने तो इतना सुना है इनको। और शी वॉज माई फेवरेट सिंगर, ऑलवेज, ऑल टाइम फेवरेट। और उनकी जो खनक आवाज़ की, उनकी जो अ, आवाज़ में जो चुलबुलापन और जो वो ग्रेसेस लेती थी और जिस तरह से गाने को सजा देती थी, ये सब मैंने उनसे सीखा। और मेरा उनके साथ पर्सनल बड़ा प्यारा सा एक रिश्ता था। और ये बात होगी शायद 2011 की। तो उस वक्त उनको मुझे कहा गया कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मुझे उनको एक शब्द करवाना था तैयार। तो मैं उनके घर पे, उन्होंने, और वो नीचे खड़ी होकर मेरी वेट कर रही थी। जब मैं पहुंची तो मुझे ऊपर लेकर गई घर पे, एंड इतना प्यार दिया मुझे और कहा कि मैं तुम्हें सुनती रहती हूँ और तुम बहुत अच्छा गाती हो। फिर मुझसे पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है। जब मैंने अपने गुरु का नाम लिया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम बेटा यहाँ की नहीं, तुम वहाँ की सीखी हुई हो। तो उनकी ये सब बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी, जिस तरह से उन्होंने मुझे प्यार दिया। जब मैंने उनको शब्द सिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं गा पाऊंगी जो तुम कह रही हो अपने गले से, ये मैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा माँ ये सब आपका गाया हुआ है, ये जो मैं गा रही हूँ ये सब वही है जो मैंने आपसे सीखा है। तो मतलब इतनी क्या कहूँ, इतनी बड़ी शख्सियत और फिर इस तरह की बात कहना अपने एक जूनियर बच्चे से। मैं उनको माँ बुलाती थी तो मुझे कहती थी कि तुम मुझे मेरी सहेली बन जाओ। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैंने आपको हमेशा अ, अपने अंदर अपनी माँ की तरह ही हमेशा रखा है, और गुरु की तरह, माँ की तरह। मैं आपको सहेली नहीं बना सकती, बट माँ भी तो होती है ना सहेली की तरह। बिल्कुल। तो आप वैसी हैं। तो बोली मैं आप तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। मैंने बोला अरे जरे नसीब, आप आइए। मेरा जन्मदिन था, खुद मुझसे कहकर आई, और पार्टी थी मेरे यहाँ, से पहले पहुंच गई। कमाल की बात है। और जब पहुंच गई, पास में, घर के पास ही कहीं थी, तो बोली जैसी मैं कैसे पहुंचूं तुम्हारे घर। तो मैंने बोला माँ आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ। तो मैं फटाफट से तुरंत गाड़ी लेकर उनको लेने गई। और फिर वो कितनी देर तक, रात तक बैठी रही और अपने आप गाना शुरू कर दिया, गाना गाया, फिर डांस शुरू कर दिया। मेरे पास वो सब वीडियोस हैं, वो सब चीज़ें हैं मेरे पास। और फिर उनका मुझे कई बार फोन आ जाता था अचानक से, और तू मुझे फोन नहीं करती। मैं बोली माँ मैं करती हूँ आपको फोन, लेकिन मुझे मालूम है आप भी व्यस्त हैं और आपको पता है आपकी बेटी भी व्यस्त रहती है। तो बोले बहुत चीजें, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, मुझे खुशी का आशीर्वाद दिया। बोले बेटा तुम खुश रहो हमेशा, तुम्हें मालिक बहुत खुशियां दे तुम्हें। और जब मेरी जिंदगी के बारे में उनको पता चला, मैंने उनसे उन्होंने अपनी बातें कही, मैंने अपनी बातें उनको बताई कि हम संगीत में जितनी भी खास करके जो स्त्रियां जन्म लेती हैं, तो उनको जब ईश्वर कुछ खास देता है ना, तो उनसे कुछ ना कुछ वो छीन लेता है। बिल्कुल। तो वो जीवन की कुछ सत्यता, कुछ जीवन की कुछ सच्ची घटनाएं हमने आपस में शेयर की। उन्होंने अपनी बहुत बातें बताई मुझे। मेरी माँ भी मेरे साथ बैठी हुई थी, मुझे अभी भी याद है। और मेरे ड्राइंग रूम में बैठ के बोली मैं रहने आऊंगी तुम्हारे घर, मुझे तुम्हारे घर में वाइब बहुत अच्छी लगी है। तुम्हारे घर बहुत पाठ पूजा करती हो तुम, इतना पाठ पूजा क्यों करती हो। तो मैंने बोला माँ मैं शुरू से ऐसी ही हूँ, मुझे अच्छा लगता है कीर्तन करना, पाठ करना। तो बड़ी हुई मेरे साथ। और अचानक से फिर कभी कभी फोन आ जाता था, जी। फिर बात करती थी, अपने दिल की बिल्कुल। बात करती थी। तो मेरे लिए तो मेरी माँ जी गई मैम, है दोबारा से, मुझे ऐसा बने रहिएगा। महसूस हो रहा है। मैं आगे भी आपके एक्सपीरियंसेस को सुनूंगी कि आशा ताई के साथ आपका पल और कैसे बीता है। रामकिशोर परचा जी भी हमारे साथ, फिल्म क्रिटिक हैं। सर आज आप किस तरीके से आशा ताई को याद करेंगे? देखिए प्रिया, मुझे याद है 2013 में मैं मुंबई में था, तो वहाँ एक पुल का विवाद फ्लाईओवर का चल रहा था। लता जी और आशा जी ने विरोध किया था, सरकारी वो एक मसला था कि जहाँ वो रहा करते थे उनके घर के साइड से वो निकाला जा रहा था, और मुझे एक अवार्ड के सिलसिले में उनसे मिलना था।
तो दादा साहब फाल्के उनको मिल चुका था, तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा देश ने अवार्ड किया है तो बाकी का मैं लेकर क्या करूंगी। लेकिन एक चीज जो उन्होंने मुझे कही वो उषा उत्थुप के बारे में बताई, और उषा जी से भी हमारी भी पिछले दिनों मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि 70s में जब देवानंद साहब फिल्म बना रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा, तो आपको याद होगा कि एक गाना है जो बहुत ही लेजेंडरी सॉन्ग है, दमारो। बिल्कुल। वो आशा जी ने भी गाया और उषा जी ने भी गाया। तो आशा जी ने उनको उस वक्त, आज आप देखिए कि 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं उस बात को, 55 साल हो गए हैं, उन्होंने उस वक्त भी उनको एक्सेप्ट किया कि जो तुमने गाया है उषा, वो मेरे गाने से भी कहीं ज्यादा बेहतर गा रहा है। तो ये जो स्वीकार करने की बात थी जो अभी जसविंदर कह रही थी, ये उनमें थी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनकी वो ये है कि हमारी इंडस्ट्री में 3 लोग हुए हैं, पंचम दा, आशा जी और किशोर दा। इन तीनों को हम वर्सटाइल सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो काम बहुत लिमिटेशंस में रहकर और एक फ्रेम में रहकर के लोग काम करते थे, आशा जी, किशोर दा और पंचम दा उससे कहीं आगे जाते थे। अच्छा, तो चूंकि आशा जी सर ने आप वो जो फिल्म फॉर्मेट क्रिटिक था हैं, वो ब्रेक तो किया एक है। सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जी। 70 की उम्र में भी आशा ताई आवाज बनती थी एक कॉलेज गोइंग रोमांटिक गर्ल की। ये हाँ, रंगीला में गाया कॉन्फिडेंस उन्होंने, बहुत आप बड़ी देखिए। चीज थी। हाँ, और ये जो चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि अकेली सिंगर थी वो, जिनको कहा जाता था कि वो किसी भी तरह के गाने को उसी सेंसुअलिटी और उसी आस्था के साथ गा सकते हैं जिस तरह का वो बना हुआ है। आप देखिए, उन्होंने एक गाना गाया है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है, गुलजार साहब का गीत है वो। आप ये देखिए कि आज वो नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एक संदेश है कि वो जो विरासत उस सामान के नाम पर छोड़कर गई हैं इस वक्त, वो गाना उन्होंने कब गा दिया था। अब उसको कौन संभालेगा, उसे हमें संभालना चाहिए। और एक एक्ट्रेस होती है जिसके चेहरे पर इंद्रिकता होती है, हिंदी में कहते हैं, क्योंकि मैं हिंदी का जर्नलिस्ट हूं तो मैं हिंदी ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान उसको लेके जाता है, वो होता है सेंसुअलिटी। तो जो सेंसुअलिटी जैसे मधुबाला थी, जैसे नरगिस थी, उनके चेहरे पर अपने डायलॉग बोलते समय दिखाई देता था हमें स्क्रीन पर, सेम चीज आशा जी जब गाना गाती थी तो जिस तरह का वो गाना गाती थी उस तरह की जो सेंसुअलिटी है उनकी उस आवाज में, लरजती हुई आवाज में हमें सुनाई देती थी, तो हम फील करते थे उसको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने गजल गाई, जब उन्होंने भजन गाया, आप देखिए उमराव जान को देख लीजिए आप, चाहे और दूसरे गाने, लेकिन के गाने देख लीजिए, चाहे कोई और गाने उन्होंने गाए, उस जगह पर भी वो उतनी ही मुफीद और सटीक रही कि कोई ये नहीं कह पाया कि ये गाना आशा जी ने गाया है। तो ये सिंगर जो है ये सिर्फ एक बार आते हैं, इस तरह के सिंगर बार बार नहीं आते हैं। और जो उनका एक गाना है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है सिंगर्स की, जिनके गाने गाए हुए शायद जसविंदर आप जानती होंगी, हम याद भी नहीं रख पाते कि किसने क्या गाया, लेकिन जो आशा जी ने गाया, जो किशोर जी ने गाया, जो पंचम दा ने रचा, या जो लता जी ने गाया, वो आज तक वैसा का वैसा है। और इसी विरासत को मेरा कुछ सामान रखा है के नाम पर हमें संभाल के रखना। बिल्कुल, यही सुनहरी विरासत है जिसे अब हमें संभाल कर रखना है। आप दोनों बने रहिएगा। आशा ताई का जाना एक युग का अंत है। वो आज के किसी भी सिंगर के लिए एक मिसाल है। महाराष्ट्र के संगीतकार मंगेशकर परिवार में जन्मी आशा लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन है। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम आनंद भोसले दर्शन लेने हैं, वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। बड़े दुख की खबर है कि श्री आशा भोसले जी का आज निधन हो चुका है और उनको मेडिकल प्रॉब्लम थी, उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर था, उस कारण उनका निधन हुआ है। तो आशा ताई किस तरीके से सुरों की मलिका थी, उनके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। और आशा ताई अब भले ही हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने सुरों के जरिए वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुकी हैं। सुरों की भाषा अलविदा आशा ताई। कुल 20 भारतीय और विदेशी भाषाओं में वो अलग अलग गाने गा चुकी हैं। लगभग हर बड़े संगीतकारों के साथ आशा ताई ने काम किया है। साल 2013 में मराठी फिल्म माई में
उन्होंने अभिनय में भी अपना हाथ आजमाया, अभिनय भी किया। बड़ी दीदी लता मंगेशकर को देखकर उन्होंने बचपन से ही गाना गाना शुरू कर दिया था, यानी कि गाने की जो शुरुआत थी उनके अपने घर से अपनी बड़ी बहन को देखने के साथ ही शुरू हो गई थी। कुल 20 भारतीय भाषा और विदेशी भाषाओं में भी गाया है। इसके अलावा विदेशी बैंड के साथ गाने वाली वो पहली भारतीय महिला सिंगर भी बनी। साल 2013 में आशा ताई ने अभिनय भी किया। भारतीय सिनेमा में आशा ताई के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत दुख हुआ कि आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही, और एक ऐसी गायिका जो पूरे विश्व में इतनी मशहूर और इतना उन्होंने गाना गाया, इतने सालों से इतने जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। मुझे एज अ फिल्म मेकर खुद को अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने के लिए। फिल्म सत्ता में, पेज 3 में, कॉर्पोरेट में बहुत गाने गाए उन्होंने, और मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी उनको अच्छी तरह से जानता था, पूरे परिवार को जानता हूँ। और बहुत ही अच्छे, बहुत ही उनके एनर्जी लेवल जो हमेशा जब भी मिलते थे इतने अच्छी तरह से वो मिलती थी। और कई बार तो उनके परफॉर्मेंस जो स्टेज पे हम देखते थे बहुत दंग रह जाते थे, जो एनर्जी लेवल उनमें थी हमेशा। और बहुत बड़ा हमने एक सिंगर को खोया आज, एक ऐसी सिंगर जो मेरे ख्याल से उनके गाने सुन के हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं, और हर जनरेशन को, आज हम जेनजी की बात करें, वो जनरेशन भी आशा ताई के गाने पे, चाहे वो पब में, डिस्को में या जहां पे भी हम देखे उनके गाने पे थिरकते लोग आज भी उनको याद करते। तो उनको मिस किया जाएगा। आशा ताई एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे ख्याल से बहुत ही एक दादा साहेब फाल्के उनको मिला। उनका योगदान इंडियन सिनेमा में, ना कि केवल हिंदी सिनेमा में, बल्कि उन्होंने हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रांत के गाने गाए उन्होंने, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपना एक मकाम जो है हासिल किया इतने साल। रामकिशोर जी, अभी हमने आशा ताई की जर्नी देखी कि उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले, कौन कौन से गाने गाए। जरा हम अलग अलग सदियों में नजर डालें, आप बताइएगा, क्योंकि आप बड़े करीब से जानते हैं। वो रेखा जी की आवाज़ बनी, वो काजोल की आवाज़ बनी, वो इस तरीके के गाने गाए जो अपने ज़माने में उस दौर में बड़े बोल्ड माने जाते थे, और वो हर किसी के लिए गा पाना आसान भी नहीं था। ऐसे में हर कोई उन गानों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता था, बड़ा विरोध हो जाता था। आशा ताई कैसे ये सब मुमकिन कर पाती थी? देखिए, एक शब्द होता है वर्सटाइल, और आशा जी को आप देखें तो उन्होंने हेलेन से लेकर के काजोल तक और ग्रेसी सिंह तक के लिए जो गाने गाए हैं, हर गाने की एक अपना जो ग्रामर होता है, उसका जो कंटेंट होता है और उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत अलग है। माना जाता था कि जो गाने लता जी गा सकती थी और वो गाने जिन्हें लता जी कभी नहीं गा सकती थी, वो आशा जी गा सकती थी। तो ये जो दोनों बहनों का एक कंपटीशन था। लता दीदी ने जो गाने गाए, मान लीजिए उन्होंने कोई भजन गा दिया है या कोई गजल गा दी है, लेकिन अगर उनको किसी फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि साहब मैं आपसे ये वाला गाना हेलेन के लिए गवाना चाहता हूं, तो वो मना कर दी थी। लेकिन आशा जी से अगर ये बात कही जाती थी कि भाई उमराव जान के लिए आपसे गजल गवानी है, तो वो तैयार होती थी। और आप देखिए कि वो रिमार्केबल गजल्स हैं, उनके जो गाने हैं, उनकी जो क्लासिकल बेसमेंट है, जो बेस है, वो आज तक वैसा का वैसा है जिसे कोई सिंगर कभी छू नहीं सकता है। तो ये जो वैरायटी है उनकी, ये एक दिन में नहीं आती है। आप देखिए 70 साल से ज्यादा उन्होंने इंडस्ट्री को दिए हैं, 92 साल 94 साल के बाद वो जा रही हैं, लेकिन इन पिछले सालों में, दशकों में उन्होंने जो अलग अलग वैरायटी के हर भाषा में गाने गाए हैं, और जिसका उच्चारण और जिसका जो आरोह और अवरोह के साथ, उन शब्दों की पकड़ के साथ उसका जो सेंस है और उसकी जो टचिंग है, उसको कोई भी सिंगर, आप नए लोगों को अगर देखें, बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारी इंडस्ट्री में, उसको आज तक कोई भी टच नहीं कर सका है। उसे सिर्फ 2 ही लोग हमारे यहाँ छू सकते थे। एक किशोर दा, जो विरह का गाना भी गा सकते थे, जो मस्ती में गाना गा सकते थे, ठीक वैसे ही आशा जी पंचम दा के साथ जो ये तिकड़ी थी, इसने जो कुछ इंडस्ट्री को दिया है वो कोई आने वाली पीढ़ी में और दे नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जो यादें आशा ताई की वो साझा करने के लिए। साल 1948 में शुरू हुआ सुरों का सफर आज थम गया। आशा जी को जाने कितने अचीवमेंट अवार्ड मिले, पद्म विभूषण अवार्ड मिला, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला।
आशा ताई ने संगीत की दुनिया को जो किरण दिखाई, वो संगीत की दुनिया को हमेशा रास्ता दिखाती रहेगी। आशा भोसले के निधन पर सिंगर मालिनी अवस्थी ने भी दुख व्यक्त किया है। मालिनी अवस्थी ने कहा कि आशा भोसले अनंत काल तक कला प्रेमियों के दिलों पर राज करेंगी। हम सबके दिलों पे अनंत काल तक राज करने वाली आशा ताई नहीं रही। ये ख्याल भी कि अब ये हम लोग उनके बिना रहेंगे या उनको सामने हंसता मुस्कुराता चहकता हुआ जैसे देखते थे अब कभी नहीं देख पाएंगे, इतना दुखद है। आशा ताई ने इतनी बड़ी एक लेगेसी क्रिएट की है। आसान नहीं होता कि बहुत बड़े वटवृक्ष के नीचे नई पहचान बनाना, लेकिन आशा ताई जी ने लता दी के सामने गाया और क्या गाया, हर मोर्चे पे अपना लोहा मनवाया। एक जमाने में लोग कहते थे वो सिर्फ शोक गाने गा सकती हैं, लेकिन भजन, गजल, क्लासिकल म्यूजिक और सबसे बड़ी बात हर युग में हर पीढ़ी के लिए उन्होंने गाया। आज की भी नई पीढ़ी आशा ताई को जानती है, वो उनके साथ उनकी जुबान में बात करती थी, जिसको कह सकते थे कि यंग एट हार्ट, और आवाज में ऐसी ताजगी। कैसे भूल सकते कि 90 के दशक में 2010 में जब उनको सुने लगा ही नहीं 70 साल की 80 साल की आशा ताई गा रही, वही जिंदा दिली। आशा ताई ने अपने गानों से मुझे लगता है एक इतना बड़ा साम्राज्य हम सभी भारतवासियों ने पूरे विश्व के कला प्रेमियों के दिलों पे राज करेंगी वो अनंत काल तक। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आशा भोसले के निधन पर दुख व्यक्त किया है। फडणवीस ने कहा कि आशा भोसले ने आखिरी दम तक संगीत की सेवा की है। ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशा ताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। बाल्य अवस्था से संगीत की सेवा करते करते 92 साल की उम्र तक लगातार उन्होंने सेवा की। अपने 90वें जन्मदिन पर 3 घंटे कॉन्सर्ट करने वाली ये दुनिया की एकमेव गायिका है और आखिरी दम तक संगीत की सेवा उन्होंने की। हम सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप, रॉक, सभी प्रकार की संगीत उन्होंने हम लोगों को दिया, सभी प्रकार के गीत उन्होंने गाए। विशेषतः आर.डी. बर्मन जी और उन्होंने संगीत को एक अलग जोन में पहुंचाने का काम किया। मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आशा दीदी को याद किया। स्वर्गीय आशा ताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नजदीकी संबंध रहा है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशा ताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए, तो वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी।